हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को बहुत ही खास दिन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के लिए। आज है टीचर्स डे, तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स, फीडबैक वगैरह देते हो, सजेशंस देते हो, जिनको मैं अप्लाई करते करते काफ़ी कुछ सुधार किया हुआ हूँ। तो आप लोग को भी टीचर्स डे की बधाई, साथ ही साथ हमारे जो गुरु रहे हैं उन सभी को टीचर्स की बधाई, टीचर्स दिवस की बधाई। तो इसी कड़ी में आज बात करेंगे 5 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की। लेकिन उससे पहले कल का 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की करंट अफेयर देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिसेज यूनिवर्स इंडिया जो है माधुरी पटले जो है ये जीती हुई है। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, इंडियन हेरिटेज ऐप और ई परमिशन पोर्टल, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एयरलाइन को, किस एयरलाइन को, विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय को मंजूरी देती है। इसके अलावा अभी आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान यानी एफटीआईआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2024 में पहली बार जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी केरल करेगा। और केंद्र सरकार ने चालान के उपयोग को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक योजना शुरू की है। इसके अलावा सितंबर 2023 में भारत ने दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री ट्यूब बनाया है। पुरातत्वविदों ने अभी पेरू में 3000 साल पुरानी एक पुजारी की कब्र की खोज की है। और नए नागरिक उड्डयन सचिव बन गए हैं वुमलुमंग वुअल नाम। और मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का नया अनुमान बताया है 6.7%। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। ठीक है ना, 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। देखो, जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। और आप लोग एकदम बिल्कुल जुट जाइए, लग जाइए पूरी मेहनत के साथ। 2022 वाले पेट से ज्यादा वैकेंसी तो नहीं आई, लेकिन 2023 वाले पेट से बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगी। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद 2024 में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत सारी वैकेंसी ये लोग निकालेंगे। सिर्फ एग्जाम भले कराएं या ना कराएं, एग्जाम चुनाव बाद ही चले जाए, हो सकता है काफी सारी चीजों के, लेकिन वैकेंसी जरूर अनाउंस होगी। जैसे आप देखिए, आप देख रहे हो यूपीपी के अनाउंस हुए कितना दिन हो गया, लेकिन अभी तक वैकेंसी शो नहीं हुई है। ठीक है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से और भी वैकेंसीज आएंगी जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के थ्रू होंगी। तो इसलिए आपको इस बार जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए। जो लोग कमजोर छात्र हैं, जिनको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी बैच लाया गया है पेट का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम दाम में है, लेकिन 2 महीने में आपका प्रॉपर तरीके से तैयार करा दिया जाएगा। यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चलाई जाएंगी, जल्द ही इसके बारे में शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। किसकी याद में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी दोस्तों, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये 1962 में ये दिवस, मतलब जब ये पहली बार ये राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किए ना, उसी के बाद से ये मनाया जाना शुरू हो गया। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, मतलब 1 महीने बाद विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है, 5 सितंबर के 1 महीने बाद। ऐसे ही होता है बाल दिवस। बाल दिवस यानी जवाहरलाल नेहरू जी की याद में, ठीक है, उनकी जयंती पर। तो बाल दिवस मनाते हैं हम लोग कब? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को। लेकिन उसी महीने में विश्व बाल दिवस जो होता है, विश्व बाल दिवस जो होता है 20 नवंबर को। ठीक है ना, 20 नवंबर को। तो ये दोनों भी याद रखिएगा। वैसे बहुत सारे और भी महापुरुषों की जयंती या मृत्यु, पुण्यतिथि, उन पर ये दिवस मनाए जाते हैं। जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। वैसे 23 मार्च को भी एक पुण्यतिथि होती है, 23 मार्च को भी शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। हम लोग भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी की याद में ये उनको फांसी दी गई थी 1931 में, इसलिए एक और शहीद दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर 21 मई को मनाते हैं। इनकी जयंती पर, जो कि 20 अगस्त को होता है, सद्भावना दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाते हैं। अभी 29 अगस्त पार हुआ है, ये हम लोगों ने बात किया था अभी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर मनाते हैं। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अगले महीने आएगा। विश्व छात्र दिवस
ये देखो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे दिवस थे जो महापुरुषों की याद में या कहें उनके उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। अगला, हाल ही में पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? कि मेंस हॉकी का 5 एशिया कप जो है वो जीत लिया है इंडिया ने। तो ये तो भारत के लिए खुशी की बात हुई कि भारत ने पहला पुरुष हॉकी का 5 एशिया कप जीत लिया है, मेंस हॉकी 5 एशिया कप जीत लिया है। इससे भी बड़ी खुशी की बात हुई कि पाकिस्तान को फाइनल में हरा करके इन्होंने जीता हुआ है। पहला ये कप था भारत का, एक्चुअली पहली बार आयोजित हो रहा था। 4-4 से स्कोर बराबर हो गया था, उसके बाद पेनाल्टी शूट आउट की मदद से 2-0 से भारत ने जीत लिया। मुझे पता है आप सबके दिमाग में बस यही 5S को लेकर के अब ये एशिया कप जीतते ही अगली साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए भी भारत क्वालिफाई कर चुका है। ये पुरुष हॉकी का जो 5 वर्ल्ड कप होगा इसमें 16 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और अगली साल ये होगा, ठीक है ना? अगली साल 2024 में होगा। अब मुझे पता है आप सबके दिमाग में बस केवल एक ही बात चल रही है, ये 5 क्या है, 5S है क्या? तो देखिए, जैसे आईपीएल होता है ना, क्रिकेट मैच में पहले 50-50 ओवर का होता था, फिर क्या कहा गया कि चलो अब शॉर्ट फॉर्म में कुछ शुरू करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाने वाला, जल्दी जल्दी जिससे मैच हो सके। तो फिर हम लोगों ने 20-20 ओवर का एक नया प्रकरण शुरू किया। बीच में अभी शुरू किया गया है 10-10 ओवर का, ठीक है? हालांकि अभी इंडिया में वो नहीं खेला जाता, यूएस वगैरह में खेला जाता है, तो उसमें 10-10 ओवर का होता है, ठीक है? आगे चल करके हो सकता है टास उछाल करके ये डिसीजन करें। फिलहाल ऐसे ही हॉकी में किया गया कि हॉकी में 5-5 खिलाड़ियों का, दोनों टाइप से, दोनों तरफ से 5-5 खिलाड़ियों का होगा और आधा पिच की साइज भी आधा की जाएगी। गोलकीपर को समेत, गोलकीपर को मान करके, मतलब कि उसी 5 में उनको भी लेकर के केवल 5-5 खिलाड़ियों का एक वेरिएंट है ये, ठीक है? तो इसे कहेंगे हॉकी 5। तो मतलब इसमें 5 ही 5 खिलाड़ी होंगे एक एक तरफ से। उसके बाद 55 मीटर लॉन्ग एंड 41.7 मीटर वाइड जो होगा ये कर दिया गया है। फील्ड जो है ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली हाफ साइज ऑफ ए रेगुलर साइज, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली आधा कर दी जाती है पिच भी, यानी जिससे जल्दी जल्दी जो हो वो हो, डिसीजन आए, जल्दी जल्दी मैचेस हो। तो अभी तो इसका पहला एशिया कप किया गया, अगले साल इसका पहला किया जाएगा वर्ल्ड कप। तो उसके लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया है, एशिया कप भारत ने जीत लिया है, ठीक है? समझ में आ गया। हॉकी विश्व कप की बात कर लेते हैं। हॉकी विश्व कप भी तो इसी साल हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ, इसको जीता किसने? इसका विजेता कौन रहा? जर्मनी। जर्मनी ने इसको जीता है, ठीक है ना, बेल्जियम को हरा करके। आयोजन कहां पर हुआ था? आयोजन कहां पर हुआ था तो आप बताएंगे। आयोजन भारत में हुआ था, ओडिशा में, ठीक है? उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सा स्टेडियम भी बनाया गया था राउरकेला में, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी टीम जो है, इंडिया की टीम, जीत नहीं पाई, जर्मनी ले गई खिताब, ठीक है? हालांकि भारत की टीम कमजोर भी नहीं है, बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं है, हॉकी टीम अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अभी आपने देखा हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई थी, भारत में ही हुआ था आयोजित, चेन्नई में, तो उसको भारत ने जीता था, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यह स्थापित की जाएगी तेलंगाना में। ये तेलंगाना में स्थापित की जाने की घोषणा हुई है। गोरिल्ला ग्लास आपने सबने सुना होगा, जो ग्लास गार्ड आता है उसमें एक गोरिल्ला ग्लास का एक वेरिएंट आता है, जो दावा करता है कि मतलब काफी ज्यादा ठोकर भी लगेगा तो वो आपका जो कांच है वो फूटेगा नहीं। तो ये कॉर्निंग इंक नाम की एक कंपनी है जो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्ड है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है और भारत में तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। अभी एग्जैक्टली डेट प्लेस जो है ना वो पता नहीं लगा है, चूज नहीं हुई लोकेशन, लेकिन तेलंगाना राज्य से डील हो गई है कि चलो यही राज्य में स्थापित होगा, ठीक है? तो ये कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, फॉर्चून 500 वाले में भी लिस्ट में शामिल है ये। अगला, अब कुछ और फैक्ट जो तेलंगाना से आए हुए हैं पिछले दिनों में, जैसे भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इसका अभी कहां पर किया गया? तेलंगाना में लॉन्च किया गया। 1000 साल पुरानी एक अद्वितीय मूर्तिकला की खोज हुई थी। निजी खोज फैक्ट्री का उद्घाटन यहीं पर की गई। सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला हैदराबाद में। महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल लॉन्च की गई। स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम की नई नीति आई।
और टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना आई। इसके अलावा मैंने आपको बताया है ओपन रॉक म्यूजियम और सबसे बड़ा बैट ये कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, अगला यहाँ पर आप देख पाओगे ये तेलंगाना के बारे में है। तेलंगाना आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2 जून को 2014 को ये अलग हुआ था। यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव, जो पहले टीआरएस पार्टी से थे। इनकी पार्टी का नाम बदल करके अब बीआरएस हो गया है, पहले टीआरएस थी। ठीक है ना, तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है। सई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है और यहाँ पर हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है। जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा में 119 सीट, लोकसभा में 17, राज्यसभा में 7 सीट और यहाँ पर भी विधान परिषद है। ध्यान रखना, विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ये जो है वो यहाँ पर भी है, विधान परिषद। ठीक है, तेलंगाना में। सितंबर 2023 में आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। डॉक्टर वसुधा गुप्ता आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, तो इनको नियुक्त किया गया। ये आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक का पद ग्रहण करेंगे। अभी तक ये आकाशवाणी की महानिदेशक थी, अब आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक इनको बना दिया गया है। काफी पढ़ी लिखी हैं, आईआईटी दिल्ली से ये फाइनेंस में पीएचडी की हुई है। ठीक है, पीएचडी की डिग्री है इनके पास, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। जैसे हम लोगों ने भी विम लुमंग वुअल नाम को पढ़ा था कि ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव बने हैं। नीरज मित्तल जो है दूरसंचार विभाग के सचिव बने हैं। एस कृष्णन ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव बने हैं। वहीं किरण मणि को सीईओ बनाया गया वाईकॉम 18 डिजिटल व्यवसाय का। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनाए गए और पीआर शेषाद्री ये साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए। एलआईसी के एमडी आर दोराई स्वामी बनाए गए और तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक एस परमेश बनाए गए। वहीं वैभव तनेजा को टेस्ला में सीएफओ नियुक्त किया गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर है ना? आगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम की एक रचनात्मक कॉमिक बुक लॉन्च की? तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बुक लॉन्च किया है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेसिकली इस पुस्तक के माध्यम से, ये एक कॉमिक टाइप की पुस्तक है और इस पुस्तक के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि कैसे आगे जीवन में बढ़ा जाए, कैसे स्कूलिंग प्रक्रिया में शामिल हुआ जाए और कैसे स्कूल में जो शिक्षा मिलती है उनका कैसे आगे अपने जीवन में उपयोग करना है, वगैरह वगैरह। तो ये कॉमिक टाइप की बुक है। कॉमिक बुक क्या होती है? जिसमें इमेजेस वगैरह बने होते हैं, कार्टून्स बने होते हैं और उनके माध्यम से चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं, पिक्चोरियल माध्यम कह सकते हो आप। ठीक है, वो कॉमिक बुक होती है। बचपन में आप लोगों ने कॉमिक की पुस्तकें बहुत सारी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमिक बुक जो है ये एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा मिल करके ये लॉन्च किया गया है, बनाया गया है, तैयार किया गया है। एनसीईआरटी पे मैंने अभी आपको उस दिन बताया था कि क्लास 7 की बुक में, क्लास 7 की इंग्लिश की चैप्टर में एक चैप्टर ऐड किया गया है इंग्लिश की बुक में, जो राष्ट्रीय स्मारक है ना, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उस पर एक चैप्टर ये ऐड किया गया है अभी रिसेंटली। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, अगला चर्चे में रही प्रमुख पुस्तकें देख लो। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक है। पिच साइड अमृत माथुर की पुस्तक है। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स और एंटे प्रिया कविता काल, ये तीनों पुस्तकें पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी, गोवा के गवर्नर हैं। ड्रंक ऑन लव विपुल रेखी की पुस्तक है। कुछ अधूरे शब्द ये आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक है। अभय के ने मानसून पुस्तक लिखी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये नीरजा चौधरी की पुस्तक है। इसके अलावा कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये ऋषिराज की पुस्तक है। मेमोरीज नेवर डाइज ये डॉक्टर एम नसीबा मैकेयर और डॉक्टर वाई एस राजन की पुस्तक है। इसके अलावा एज द व्हील्स टर्न्स, इसको रंजीत प्रताप ने लिखा है। राग प्रकाश को ओम प्रकाश ने लिखा है और आल टू प्ले फॉर इसको लिखा है माइकल एस क्राफ्ट ने। ये कुछ पुस्तकें थी पीछे जो चर्चे में आई थी, ठीक है, जिनका आपने किया है रिवीजन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। आगे, सितंबर 2023 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये ग्रैंड प्रिक्स तो बताते बताते मैं थक ही गया, मतलब वो भी गया हूँ। मैक्स वर्स्टेपन एक ही विजेता है, हर बार यही जीतते हैं। मैक्स वर्स्टेपन फिर से जीत गए हैं। ठीक है, और रेडबुल के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं। मैंने आपको बताया, आपको इनका नाम, इन्होंने कौन कौन सी रेस जीती हैं याद ही नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है
कि सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रां प्री और अजरबैजान ग्रां प्री जीता है। बाकी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स आए हैं वो इन्होंने ही जीते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है इस साल के इस सीजन के जितने भी ये हुए ग्रां प्री, ठीक है ना, फार्मूला 1 रेस जितनी भी हुई सब रेडबुल ही ले गई। से होता नहीं कि पेपर ही आउट हो गया, तो सब रेडबुल ही जीत रही है और कोई कंपनी नहीं जीत रही है। सर्जियो पेरेज जो है ये सऊदी अरब और अजरबैजान जीते हैं, बाकी ये सब जीतते जा रहे हैं, लगातार ये जीतते जा रहे हैं। इनकी लगातार ये 10वीं जीत थी, मतलब जो भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, जो भी फार्मूला 1 रेस हो रही है, उसमें लगातार ये 10 बार जीत चुके हैं। ठीक है, अच्छा, एमजेटी ऐप एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि जिनको जिनको भी कोर्सेज वगैरह लेने हैं एमजेटी ऐप पर जाएं, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाएं, यूपी पेट का बैच मिलेगा आपको, वहां पर आप उसको परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट भी वहां पर दिया गया है, तो उचित डिस्काउंट आपको कूपन कोड लगाने पर मिल जाएगा वहां पर। हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने माइक्रो प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विनर ऑफ द नॉर्थ फ्रंटायर रेलवे, ठीक है, तो इसने जीता हुआ है, पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे ने। क्यों जीता हुआ है? एक्चुअली में हाथियों को बचाने वाली घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली इन्होंने बनाया हुआ है और इसके लिए ये अवार्ड मिला है। देखो क्या होता है ना, जब खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में, क्योंकि वहां पर जंगल वगैरह ज्यादा है, तो वहां पर हाथी हुए या बाकी के जो जंगली जानवर हुए, वो लोग पटरियां क्रॉस करते रहते हैं, कभी कभी इतना झुंड में रहते हैं कि कभी कभी ट्रेन उधर से आती रहती है और ट्रेन को रोकना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ट्रेन और हाथियों का कई बार एक्सीडेंट हो जाता है और इसको बचने के लिए यहाँ पर देखो इन्होंने एक डिवाइस बनाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने शायद 1-2 साल पहले बताया था कि उसी साइड में बनाया गया था, ऐसा डिवाइस रेलवे बनाया था कि वो आने से पहले एक अलग प्रकार का कंपन पैदा करता है। कंपन पैदा करने से पहले से ही, जब काफी किलोमीटर दूर पहले रहेगा, तभी से ही लग जाएगा वहां पर, जैसे कि कोई ट्रेन आ रही है या आ गई है, तो उसको देख करके जानवर लोग जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं पटरियों से। तो ये टेक्नोलॉजी बनाया ही गया था, लेकिन इन्होंने कुछ और भी बनाया हुआ है अभी, और इसकी वजह से देखिए आईडीएस रेलवे ट्रैक इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसकी वजह से जो आने वाले हाथियों हैं, इनका पता लगाने में मदद मिलती है और इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, अगला, हाल ही में किसने राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की प्रेसिडेंट है, इन्होंने महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। ठीक है, राजघाट आप जानते हो ये वो जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। महात्मा गांधी जी की जयंती आने वाली है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है। तो और 30 जनवरी को अभी मैंने बताया शुरुआत में आपको, इनकी पुण्यतिथि होती है। राजघाट में क्या है, इनका समाधि स्थल है। ठीक है, तो वहां पर इनकी मूर्ति का उद्घाटन किया गया है, 12 फुट ऊंची प्रतिमा इनकी बनाई गई है। ठीक है, साथ ही साथ गांधी वाटिका भी बनाई गई है। गांधी वाटिका में इसमें महात्मा गांधी जी की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियां भी बनाई गई हैं, तो काफी बड़ी है ये गांधी वाटिका। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग मूर्ति की बात करें, स्टेच्यूज की बात करें, तो दुनिया में सबसे ऊंची स्टैचू जो है वो कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की है। कहाँ पर है? केवड़िया, गुजरात में स्थित है। इसको 2018 में 31 अक्टूबर के दिन 31 अक्टूबर 2018 को इसे देश को समर्पित किया गया। 31 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिनकी ये मूर्ति है उनकी जयंती होती है। ठीक है, तो 2018 को ये राष्ट्र को सौंपा गया। ये भी यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग देशों की अलग अलग यहाँ पर मूर्तियां हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो डूरंड कप 2023 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जीत लिया है दोस्तों मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। मोहन बागान सुपर जायंट्स ये अब टॉप पर आ गई है सबसे ज्यादा जीतने के मामले में। इसने अब तक 17 बार ये टूर्नामेंट जीते हैं अभी तक। 16 बार मैंने आपको बताया था ना कि दोनों बराबर हो गई थी। अब ये 17वीं बार इसने जीत लिया है डूरंड कप। ठीक, डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। तो यहाँ पर कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ये आयोजित हुआ और ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा करके मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीत लिया है ये ट्रॉफी। 17वीं बार ये इसने जीता है और सबसे ज्यादा जीतने वाली ये पहली टीम बन गई है। ठीक है ना, ईस्ट बंगाल डूरंड कप में दूसरी सबसे सफल टीम है क्योंकि इसने भी 16 खिताब जीते थे। अब ये 16-16 पे बराबर तो थे, लेकिन इस बार ये 17 आ गया तो ये ज्यादा हो गया इसका। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला,
हाल ही में उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के किस पद से इस्तीफा दिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। फाइनली एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने ही ये बैंक स्थापित की थी, कोटक महिंद्रा बैंक। और मैंने, अगर आपको याद हो, तो बताया था कि आरबीआई बीच में अभी एक नियम लाई थी जिसके तहत चाहे भले से ही आप ही ने बैंक क्यों ना स्थापित किया हो, लेकिन आप किसी भी बैंकिंग से या फाइनेंस से जुड़ी जो संस्था है उसके 15 साल लगातार से ज्यादा आप एमडी और सीईओ के पद पर या अध्यक्ष के पद पर नहीं रह सकते हो। आपको पद छोड़ना होगा, अपना सक्सेसर चुनना होगा। तो उसी कड़ी में शायद इन्होंने अपना ये पद छोड़ दिया है। ठीक है, हालांकि ये काफी दिनों तक रहे, 15 साल से ज्यादा समय तक रहे। ठीक है, लेकिन आरबीआई जो है अभी हाल फिलहाल में नियम लाई है। फिलहाल उदय कोटक जो है कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर एंड सीईओ थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। इन्होंने ये दोनों पद छोड़ दिया है। ठीक है, ये हैं उदय कोटक जी। ओके, तो इस्तीफा दे दिए हैं। 1 सितंबर से ये मानदेय इसका शुरू हो जाएगा। और प्रबंध निदेशक दीपक गुप्ता को अभी फिलहाल के लिए ये एमडी और सीईओ की पद की जिम्मेदारी दे दी है। ठीक है ना। मुंबई में स्थित है कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय वित्तीय संस्था है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज की वीडियो से। टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको डेली रिवीजन के लिए 1 मिनट में रिवीजन के लिए वन लाइनर भेज जाते हैं। ठीक है, अब आज से तबीयत काफ़ी सुधार है तबीयत में। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग व्हाट्सएप पर और कमेंट्स में प्रे कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बोले, अच्छे अच्छे विशेष बोले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब मानता हूँ इस मामले में कि इतना प्यार मिलता है आप लोग का। और फिलहाल तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं। अब आपके लिए क्लासेस भी लाई जाएंगी और अगस्त मंथ का भी मंथली करंट अफेयर भी पेंडिंग है, सेकेंड पार्ट वाला, तो उसको भी लाया जाएगा। इसके अलावा भी क्लासेस जो है कोर्सेज पे वो भी रेगुलर तरीके से चलेंगी। और यूट्यूब पर भी मैं प्रैक्टिस सेट आपका जरूर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो लास्ट डे मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, सूर्य की सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? 14 हैं। आज क्या बताना है आपको? 2021 में भारत का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? इनमें से कौन सा है, बताइए। दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, ये भी बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।